हैं तो एक बार मैसेज करके बताइए मुझे कि आप लोग लाइव हैं, ताकि मैं अपना सेशन आगे बढ़ा सकूं। हाँ जी, कमेंट्स करके बताइए कि क्या आप सभी लोग लाइव हैं। हाँ जी, नंदलाल जी आ चुके हैं, नीतीश जी आ चुके हैं, विपुल, रवि मीना, प्रतीक गुप्ता, सभी साथी इस समय मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। चलिए, बहुत जल्दी जल्दी अपने अन्य साथियों को भी जल्दी से लाइव ले आइए, शेयर कर दीजिए। आज मैंने आपसे मुद्दे शेयर कर दिए थे कि मैं किन मुद्दों पर चर्चा करने वाला हूं, तो उन्हीं मुद्दों के ऊपर हम आज आगे बढ़ेंगे। तो मुद्दों के बारे में आगे चर्चा करेंगे, उससे पहले पहले आप सभी लोग जल्दी से शेयर हो जाइए, लाइव कर दीजिए, ताकि हम लोग अपनी बातें कर सकें। हाँ जी, तो मैंने आपको बता दिया था कि किन किन मुद्दों पे मैं बात करने वाला हूँ। मैंने अपने दोस्तों के नाम भी लिख लिए हैं और मैं सीक्वेंस के साथ साथ उन सब की बातें करता जाऊँगा। तो सबसे पहले जो बातें आई हैं, क्योंकि वो सबके काम की बातें हैं, मैंने पॉइंट आउट किया है सब चीज़ों को, और मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है आपके टेलीग्राम चैनल पर। एक बार देखिए उस सभी को ना, और मैं आपको बताऊं, और बहुत ही जेन्युइन मुद्दे बच्चों ने पूछे हैं, और मैं उन सबका नाम भी लेना चाहूँगा। जो सबसे बड़ी चीज़ जो पूछी है मेरे आज एक दोस्त ने, वो बहुत अच्छी चीज़ मुझे जो लगी, वो ये थी सर, कि ऑनलाइन तैयारी करते समय क्या किताबें पढ़ना भी ज़रूरी है क्या। और बहुत जेन्युइन बात लगी मुझे कि ना, मतलब ये बात ऐसी है जिसको अवश्य ही डिस्कस किया जाना जरूरी है। क्योंकि आज मेरे छात्र, और ये नाम है इनका, ओम प्रकाश धाकड़ जी ने बात पूछी है। तो धाकड़ जी, अगर आप हैं लाइव तो कमेंट करके बताइए। तो धाकड़ जी ने जो बात पूछी है, और उन्होंने कहा है कि सर, ऑनलाइन ज़माना इस समय चल रहा है और इस समय क्या किताब पढ़ना ज़रूरी है क्या। तो मेरा कहना केवल इतना है साथियों, कि हम लोग जो आपको पढ़ा रहे हैं ना, वो बिल्कुल वैसे है, मतलब ऑनलाइन कोई भी कहीं से भी पढ़ रहे हैं आप, चाहे मुझसे पढ़ रहे हैं या किसी एक्स पर्सन से पढ़ा रहे हैं, केवल उसका मतलब इतना समझिएगा मेरे प्यारे साथियों, कि हम केवल टीचर की फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। अब उसके बाद किताब पढ़ना कितना जरूरी है, यह आपके सिलेबस से निर्धारित होता है। जैसे आप भी स्कूल पढ़ने जाते थे, तो हाँ बिल्कुल वेलकम मेरे दोस्तों, है ना। तो आप जब भी स्कूल पढ़ने जाते थे, तो स्कूल में क्या देखते थे कि एक टीचर होता है जो बोर्ड पर पढ़ा रहा होता है, और हम लोग उस जगह क्या कर रहे होते हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे होते हैं। बस इतना सा फर्क है कि आप लोगों को वो टीचर जो बोर्ड पर दिखता था, जिसको आप साक्षात जाके टच करते थे, यहाँ पर आप टच नहीं कर पाते, आप इस टीचर को केवल स्क्रीन के माध्यम से टच कर पाते हैं। बस इतना सा डिफरेंस होता है, ठीक है ना। हाँ भाई, यूएस राव, सौरभ, सभी साथी लाइव हैं, बहुत अच्छी बात है। जल्दी जल्दी अपने अन्य साथियों को भी लाइव आइए, अपने जहां जहां पर भी आप हैं वहां पर इस पेज को शेयर कर दीजिए, और खुद भी जो इस पेज को लाइक कर दीजिए, ताकि आपके पास ये चीजें आती रहेंगी, ठीक है बेटा। तो अब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, जो मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, कि जो पढ़ना है ना, खुद से पढ़ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज साथियों। क्यों? क्योंकि जब तक आप मेरे साथ खुद से पढ़ने का विश्वास डेवलप नहीं करेंगे ना, तब तक आप एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। एग्जाम में बेसिकली परफॉर्मेंस कैसे आती है, जब आपको खुद से विश्वास आए कि हाँ मैंने पढ़ लिया। तो आपको मैंने बहुत अच्छी युक्ति बता रखी है। आप मुझे यूट्यूब पर रोजाना जब पढ़ते हैं, तो मैंने आपको बता रखा है कि यूट्यूब पर आप पढ़े, पढ़ करके आप उसके नोट्स बनाइए प्रॉपर तरीके से। हालांकि मैं सारी चीजें आपको कहता हूं कि डाउनलोड करने की स्थिति में देता हूं, उसको आप रेफरेंस रखिए। मैं अपनी तरफ से बताऊं, अगर मुझे ऑनलाइन पढ़ने का अवसर प्राप्त होता हमारे समय में, जब हम पढ़ा करते थे, तब ये 4G संचार क्रांति नहीं थी, तो उस समय मैं पर्टिकुलरली क्या फील करता था मेरे प्यारे साथियों। अंशुमान पूछ रहे तबीयत कैसी है। अंशुमान, तबीयत घर आकर के वैसे ही ठीक हो जाती है। यूएस राव, मतलब है थोड़ा कफ काफी है, लेकिन आप लोगों से आज बात करनी थी, तो मैं काफी ज्यादा, राधे राधे भाई। ओम प्रकाश धाकड़ जी, मैंने आप ही का सवाल लिया है सबसे पहले, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट मुद्दा समझ में आया आप लोगों को, कि अगर मैं मेरे समय में पढ़ने की बात करता, तो सबसे पहले मैं नोट्स बनाता क्लास टीचर के, जैसे आप किसी कोचिंग में जाकर के बनाते हैं, ठीक है बेटा। तो उसकी पीडीएफ दे दूंगा, समीर विश्वास आपको बेटा अभी मिल जाएगी। फिर उसके अतिरिक्त मैं क्या करता साथियों, कि बने हुए नोट्सों को समय समय पर रिवाइज करता। रिवाइज करना बिल्कुल वैसे ही जैसे आप बुक्स रिवाइज करते हैं। और रही बात रेफरेंस बुक्स की, तो अवश्य ही आप रेफरेंस बुक्स जो है वो करें, क्योंकि बिना रेफरेंस बुक के आपकी पढ़ाई अधूरी मानी जाएगी बच्चों। देखो, टीचर भी जब आपको पढ़ा रहा होता है ना, देखिए करंट तो एक ऐसा इशू है जो कि हम लोग आपको कवर करा देते हैं, लेकिन और कोई सा भी सब्जेक्ट उठाइए, चाहे मैं साइंस पढ़ाऊं आपको, चाहे जीके पढ़ाऊं आप लोगों को, बेटा वहां पर किताब अवश्य पढ़िएगा, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर से पेपर निकल के आता है।
एनसीईआरटी ही हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने का प्रयास करते हैं। मैं मेरी अधिकांश क्लासेस में एनसीईआरटी कवर कराता हूं। मैं भले ही आपको ये ना कहूं कि मैं कहां से पढ़ा रहा हूं, लेकिन मेरा जो सोर्स है मैं आपको रिवील कर देता हूं कि मेरा सोर्स हमेशा एनसीईआरटी होता है। ठीक है, सॉरी दोस्तों। ठीक है, दूसरी बात क्या है ना, आप लोग एक चीज और ध्यान रखा करिए कि जब भी आप खुद से नोट्स बनाएं तो उस चीज को ना ढंग से एनसीईआरटी से पढ़ा करिए, और वो आप लोगों के लिए बेहद फायदेमंद होगी, है ना। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि आप लोगों की तैयारी में बुक्स का बहुत बड़ा योगदान है। बुक्स, रेफरेंस बुक्स एनसीईआरटी, मैंने आप लोगों को यहां तक ये लाइनें बोल दी हैं। अब दूसरा आता है सर, एक क्वेश्चन और मेरे साथी ने भेजा है और काफी अच्छा लिख करके भेजा उन्होंने, और मैं उसके बारे में भी बात करता हूं। वो है दीनदयाल तिवारी जी ने पूछा है मुझसे कि सर ऑनलाइन तैयारी के युग में, ये तो हो गया, स्टडी में निरंतरता कैसे लाएं। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कि पढ़ना बैठते तो हैं, आज पूरे जोश में आ जाएंगे। जैसे मैंने आज आपका सेशन लिया तो बहुत सारे साथी इस समय प्रॉपर तरीके से जोश में आ जाएंगे, और जोश में आकर के वो सोचेंगे कि हाँ भाई आज तो पढ़ करके सारे रिकॉर्ड तोड़ने हैं। लेकिन ये जोश बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। जैसे आज का जोश था वो कल तक ठंडा पड़ गया। आकाश भाई, हाँ हैप्पी संडे भाई। तो सर कंटिन्यूटी कैसे लाएं? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कंटिन्यूटी लाने के लिए सर्वप्रथम आप टाइम टेबल बनाएं। अब आप में से क्या होता है, बहुत सारे लोगों ने ये तो सुना है ना, आप लोगों ने ये तो सुना है, हाँ भाई सुरेंद्र जी चटक मटक के आशीर्वाद। आप लोगों ने ये तो सुना है कि टाइम टेबल बनाना होता है, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों को नहीं पता टाइम टेबल बनाना कैसे होता है ना। तो वो मैं आपको बताता हूं। आप क्या करिए, किसी दिन एक दिन प्रयोग आप लोगों को, और क्या प्रयोग करना है वो बताता हूं। हाँ भाई धीरज उपाध्याय, आपका ही नाम ले रहे हैं, आइए। तो पॉइंट क्या है कि आप लोगों से पूछा है कि भाई सर हम टाइम टेबल बनाते हैं, एक बार मुझे थम्स अप के बताओ कि मैं सही बात बोल रहा हूं ना। टाइम टेबल बनाते हैं लेकिन वो फॉलो नहीं होता, ये हम सब की बड़ी समस्या है ना। थैंक यू नरेंद्र भाई। है ना, तो हम लोगों की ये बहुत बड़ी समस्या है। क्या समस्या है? टाइम टेबल तो बना लिया गुरुजी लेकिन फॉलो नहीं हो रहा। क्यों नहीं फॉलो हो रहा? क्योंकि जब हम टाइम टेबल बनाते हैं ना, तो भैया वो बनाते हैं हम एकदम आदर्श परिस्थितियों में। फिर से समझिए, जब हम टाइम टेबल बनाते हैं ना, वो एकदम आदर्श परिस्थितियों में बनाते हैं। आदर्श परिस्थितियां मतलब कि भाई मैं ना दोस्तों के पास भी नहीं जाऊंगा कल से, मैं जो है वो मतलब मोबाइल भी नहीं देखूंगा, कल से मैं किसी से फोन पे बात नहीं करूंगा। हम जब टाइम टेबल बना रहे होते हैं तब हम भैया एकदम सटीक तरीके से टाइम टेबल बना रहे होते हैं। हमको ये लग रहा होता है कि इस बार तो, लेकिन मेरे प्यारे साथियों ऐसे टाइम टेबल नहीं बनता है। एकदम आदर्श परिस्थिति, आप क्या है कि अपने आप को साइड में रख करके फिर एक आदर्श व्यक्ति को दिमाग में रखते हो कि मैं अगर आदर्श व्यक्ति होता तो मैं इस टाइम टेबल को कैसे पूरा करता। वो जो बात है ना मेरे प्यारे साथियों, मैं अगर ऐसा होता तो मैं यूं करता, वो असल में आपका टाइम टेबल बिगाड़ देता है। आप अपने आप के साथ एकदम सार्थक रूप से बैठिए। सार्थक रूप से बैठने का मतलब क्या है? आप ऐसा विश्वास करिए कि भाई मान लीजिएगा, एक बार उदाहरण के लिए मानते हैं कि अगर मैं आज दिन भर पढ़ता हूं, एक दिन आप लोग देखिए, शैतान सिंह नंदलाल किताबें सारी अच्छी होती हैं, मैं बता रहा हूं बेटा, मोहम्मद उमर मैं अभी बता रहा हूं टाइम टेबल कैसे बनाए, है ना। तो आप लोग क्या करिए ना, सबसे पहली जो चीज आपको ध्यान रखनी है, मैं आपको वो चीज बता रहा हूं। सबसे पहले तो आप अपना टाइम टेबल बनाते समय एक दिन प्रॉपर तरीके से पढ़ के देखिए। जिस समय आप अपने आप के साथ जैसे पढ़ना चाहते हैं वैसे पढ़िए। जब आप उसको पढ़ के देखेंगे, यानी कि भाई मैंने इतनी देर पढ़ा, तो जब पढ़ा तो आप देखिए आपने कुल कितने घंटे पढ़ा। और एक मैं आपको बहुत बड़ी बात बताता हूँ। हाँ बिट्टू थैंक यू यार, मैं ध्यान रखूंगा। अभी आज मैंने बोल रखा था आप लोगों के साथ लाइव आने का, तो मैं लाइव आ गया, है ना। अभी आ रहा हूँ, सबके कमेंट्स मैंने लिख रखे हैं, चिंता मत करिए। तो केवल इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि मैंने अगर रेगुलर बैठ के पढ़ाई करी तो मैं कितने घंटे पढ़ा। देखिए जो बहुत सारी बातें सुन के आते हैं ना लोग बाग इधर उधर से, क्या सुन के आते हैं कि भाई जो वो एक्स व्यक्ति है वो 8 घंटे पढ़ता है दिन भर में, 12 घंटे पढ़ता है, 13 घंटे पढ़ता है। कई लोग तो ऐसे होते हैं, बिल्कुल बता रहा हूँ शैतान सिंह, है ना। ये चीज ध्यान रखना, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति 12 घंटे 13 घंटे पढ़ ले। वो फेंकता है, उसकी बात पर कतई विश्वास मत करना। चाहे वो कलेक्टर बन गया हो, चाहे कुछ भी बन गया हो, वो आप लोगों को उलझा के चला गया। संभव ही नहीं है साहब 12 घंटे 13 घंटे पढ़ना। अगर 12-13 घंटे पढ़ाई कर रहा है कोई व्यक्ति, तो उसका रैम स्लो चल रहा है, उसको समझ में ही नहीं आती हैं बातें, वो किताब लेके बैठा रहता है, उसको पढ़ाई नहीं आती है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहली चीज एक फॉर्मूला देता हूं आप सभी लोगों को, है ना। तो मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला देता हूं, उस फॉर्मूले को पहले मानिए। तिवाड़ी आऊंगा बेटा तुम्हारी बात पे भी, है ना। फॉर्मूला हमको अपनाना है, और वो फॉर्मूला है 888 फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है? 1 2 3, ये फॉर्मूला है बच्चों, 888 फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूले के बारे में क्या बताता हूं मैं, वो सुनिएगा।
बच्चों लिख लो इसको, कहीं भी पेन पेपर लेके बैठे हो तो इसको अपनाना है हम सबको। नंबर 1, सबसे पहली चीज, हमको अधिकतम 8 घंटे पढ़ना है, हमें 8 घंटे सोना है, और हमें 8 घंटे में बाकी सारे क्रियाकलाप करने हैं। बाकी सारे क्रियाकलाप में आप खेलेंगे भी, आप भोजन भी करेंगे, आपको अगर किसी से बात करनी है तो वो भी करेंगे, प्रॉपर नहाएंगे भी, जो भी करना है वो करिएगा। हाँ बेटा, आज का करंट अफेयर का मैं दे दूंगा बेटा, है ना, आज का दे दूंगा, गोपाल कृष्ण अभी डाल दूंगा बेटा मैं, ठीक है। हाँ अभी बता रहा हूं ओम प्रकाश धाकड़ कैसे फॉलो होता है, कहां पे अटकता है, मैं वो भी बता रहा हूं। कर लेंगे आप सभी लोग, ये बात समझ में आ गई। हाँ तो मैंने आपको वही कहा कि आपको 8 घंटे से ऊपर नहीं पढ़ना है। अब मैं आपको बताता हूं 8 घंटे भी कैसे पढ़ते हैं। क्या होता है, बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे होते हैं कि 8 घंटे पढ़ने का मतलब है कि रेगुलर 8 घंटे पढ़ना है। नहीं, रेगुलर 8 घंटे भी नहीं पढ़ना है, वो भी मैं आपको बताता हूं। क्या करें आप, 1 घंटे, सबसे पहले बहुत तरीकेदार से चीज बता रहा हूं, अगर आपको लागू हो जाए तो फिर मुझे कभी कमेंट में बताइएगा कि हाँ सर आपने बहुत अच्छी बात बताई थी। सबसे पहले क्या करिएगा कि आप 1 घंटे में पढ़िए, बैठे कुर्सी पे बैठिए, एक स्टॉप वॉच लगा लीजिए, एक छोटी घड़ी जो आपके पास हो। मेरे पास तो क्योंकि अभी नहीं है यहाँ पर, मैं अपने जहाँ पढ़ता हूँ वहाँ पे रखता हूँ अपने साथ, एक स्टॉप वॉच, छोटा सा अलार्म सा आता है ना बच्चों, वो ला लो, ठीक है बेटा। उसको अपनी कुर्सी टेबल पर रख लो। कुर्सी टेबल पर रख के क्या करिएगा आप लोग, उसको बेटा 1 घंटे तक पढ़ना है, लेकिन 45 मिनट ही पढ़ना है। कितने मिनट पढ़ना है? ओनली 45 मिनट्स। आप पूरे 1 घंटे नहीं पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई? केवल अभी बता रहा हूं बेटा, नवाराम सारे पॉइंट है मेरे पास, सारे चीजों पे आ रहा हूं। खुश रहिए सुधीर कुमार, है ना। नंबर 1 क्या करना है, 1 घंटे नहीं पढ़ना है, केवल कितने मिनट पढ़ना है, 45 मिनट पढ़ना है, और 15 मिनट के लिए अपनी चेयर से उठ जाना है। जितेंद्र यादव गुड मॉर्निंग बेटा, है ना। फिर से समझिए, 1 घंटे नहीं पढ़ना है, केवल 45 मिनट पढ़ना है, और 15 मिनट के लिए चेयर से उठ जाना है, और उस समय जाकर के अपने पानी पी लो, टॉयलेट लग रहा है तो वो कर लो, लेकिन दिनचर्या में इसे 1 घंटे ही काउंट करो। इसे 45 मिनट काउंट नहीं करना, इसको काउंट बेटा 1 घंटे ही करना है। पहले टाइम टेबल बनाना सिखा रहा हूं, बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं, फायदा हो तो मुझे कमेंट में अवश्य बताना। आऊंगा बेटा, आशीष जांगीर, सब पॉइंट लिखे हुए हैं, आ रहा हूं। क्लियर? ऐसे करके बेटा आप लोग अपना टाइम टेबल बनाते चलो, 45 45 45 45 45 मिनट करके बेटा इस तरह से ले जाओ। हाँ सुरेश बेटा, थोड़ा रेस्ट करेंगे, लेकिन अभी आज का टाइम दिया हुआ था इसलिए बात कर रहा हूं, ठीक है बेटा। तो इस तरह से 8 स्लॉट आपके निकल गए, मतलब समझ में आ गया। 45 मिनट के अगर 8 स्लॉट बन गए ना, तो समझना आपका जीवन सुधर गया, आपके 8 घंटे बन गए पूरे। और उस 45 मिनट में बेटा एकदम ऊर्जावान होकर पढ़ना है हमको ना, ऐसे नहीं पढ़ना है कि ले आज पढ़ना है। देखो कितना बड़ा फायदा सिखा रहा हूं मैं आप लोगों को। बैठना कितने मिनट है? 45 मिनट। और अपने को क्या समझाना है, मैं तो 1 घंटा पढ़ा था। तो देखो अपना साइकोलॉजिकल है ना, बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा। तो 45 मिनट के ये जो काम है ना, बस इनका काम हो जाए अपना। योगेश मेघवाल कह रहे हैं सर ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, अब आपका अनअकैडमी कोर्स भाई कैसे करें, कोचिंग छोड़ दें? अभी आऊंगा, अभी एक एक सब चीजों पर आऊंगा, रुक जाइए, ठीक है बेटा। एकदम इम्पॉसिबल है, 12 घंटे बता रहा है ना, वो मूर्ख है, वो झूठ बोलता है। वो क्या करता है बच्चों कि वो सुबह जैसे मान लो 7 बजे लाइब्रेरी में घुसा और लाइब्रेरी से निकल के आया शाम को 8 बजे, तो वो सारे घंटे काउंट करके बता देता है कि मैं 13 घंटे पढ़ा था। बल्कि उस 13 घंटे में उसने मोबाइल में कोई फोटो भी देखी होगी, मोबाइल में चैट भी किया होगा, बीच में सोया भी होगा, अगने मुतने भी गया होगा, खाना भी खाया होगा, सब कुछ किया होगा उसने। लेकिन वो क्या काउंट करता है, मैं लाइब्रेरी घुसा था 7 बजे, निकला हूं 8 बजे, तो भाई साहब मैं तो पूरा की पूरा 13 घंटे पढ़ के आया हूं। झूठ बोल रहा है विकास कुमार सिंह, ठीक है ना। समझ में आ गया? सभी लोगों को समझ में आ रहा है तो एक बार मुझे लिख के यस और नो में बता दो। हाँ भाई क्लियर हो रही है ना सारी बातें बेटा? तो हम कर लेंगे ये काम। तो सबसे पहले तो ये करें, और टाइम टेबल हर व्यक्ति अपने हिसाब से बनाए। सुधीर सिंह बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाए बेटा। क्या करना है, आपको जब बेस्ट लगता है उस समय पढ़ना, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि सुबह 7 से 8 मुझे बेस्ट पढ़ाई होती है तो 7 से 8 पढ़ लो, 8 से 9 होती है तो 8 से 9 पढ़ लो। इस प्रकार पूरी दिनचर्या को सेट करो। सब लोग अपनी दिनचर्या बनाओ और बढ़िया से दिनचर्या बनाने का काम करो, ठीक है। आऊंगा जितेंद्र, आपके सवाल पर भी आऊंगा। अभी एक एक करके मैं सारे क्वेश्चन ले लेता हूं, है ना। तो ये हो गया सर पढ़ाई में निरंतरता कैसे लाएं। तो समय टाइम टेबल बनाएं और टाइम टेबल रेगुलरली फॉलो करें, ठीक है बेटा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो उसका नोट्स बना लिया आपने। मोबाइल उपयोग केवल तभी करें जब आप पढ़ रहे हों, यानी आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो मेरे प्यारे साथियों, अभी आऊंगा बेटा कमल जायसवाल, आपके सवाल पे भी आऊंगा, है ना। तो केवल आप लोग जब नोट्स बनाएं, जिस समय आपको लग रहा हो कि हाँ भाई मैं पढ़ रहा हूं, उस समय पर नोट्स बना करके पढ़ लीजिए। उसके बाद मोबाइल बंद कर दो। विकास तिवारी आऊंगा बेटा, एक मिनट रुकिए। उसको मोबाइल बंद कर दो और बंद करके फिर पढ़ना प्रारंभ करो। मोबाइल केवल क्लास लेने तक के लिए उपयोग करो, उसके बाद बंद करो, उसका रिविजन करो।
पूरे टाइम मोबाइल से मत चलते रहो, क्योंकि उससे क्या होगा, उससे आपको लगेगा कि आपको सब याद हो गया, लेकिन वो सब याद आपको नहीं होता, क्योंकि टीचर आपको समझाने पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा होता है, आपको समझ में नहीं आ रहा होता है। ठीक है बेटा, चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये दीनदयाल तिवारी का क्वेश्चन था मैंने, हाँ अब एक बच्चे का सवाल और है, दीनदयाल तिवारी का दूसरा सवाल भी बहुत अच्छा है। वो ये है कि सर परीक्षा तिथि नजदीक आने पर तनाव प्रबंधन कैसे करें। अभी आते हैं, हाँ आ रहा हूँ भाई, नवरात्र से सारण, अभी आ रहा हूँ बेटा आपके सवाल। सर परीक्षा तिथि नजदीक जब आती है तो तनाव प्रबंधन कैसे करें। हम लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं, कतई स्ट्रेस में नहीं जाना होता है। तनाव प्रबंधन का सिंपल सा सॉल्यूशन है, जब भी आपको लगने लगे कि मुझे डर लग रहा है, तो आप पहले पहचानिए कि कौन सी चीज ऐसी है जो आपको नहीं आती। अब समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, पहले पहचान लो कि कौन सी चीज मुझे नहीं आती। जो आपको नहीं आती उसका एक ही इलाज है, या तो वो छूटेगी या वो पढ़ाओ आएगी। तो फिर ये देखो कि आपके पास जो बचा हुआ समय है, क्या उस बचे हुए समय के अंदर आप उस छूटे हुए पोर्शन को, जिसकी वजह से आपको टेंशन हो रही है, क्या आप कर पाएंगे। मतलब देखिए क्या होता है ना, जैसे आप कई बार घूमने जाते हैं कहीं, है ना, तो हम देख लेते हैं ना कि भाई आज इतने देर में हम लोग यहां पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे। विकास अभी बता रहा हूं, एक मिनट रुक जाओ, सबको सीक्वेंस में चल रहा है। तो बेटा मैंने सारे सीक्वेंस क्या है बच्चों को डिस्कस किए हुए हैं, है ना। आपको क्या है ध्यान से समझना है कि अगर मान लो कि आप लोग कहीं यात्रा पर गए, कॉमन सेंस लगाना, जैसे मान लो कि आप लोग कभी घूमने गए कहीं पर भी, आप अपने घड़ी में टाइम देखते हो और पूछते हो भाई कितने बजे तक हम यहाँ पहुंच जाएंगे। तो जब कितने बजे तक हम पहुंच जाएंगे ये सवाल जब हम करते हैं, तो देखते हैं ना घड़ी की तरफ कि अगर हम 60 की गति से चल रहे हैं, तो 60 की गति से चल रहे हैं तो 80 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो स्वाभाविक है कि हम 20 किलोमीटर जो है वो नहीं पहुंच पाएंगे। अगर मैं ये टेंशन पाल लूं कि मुझे 20 किलोमीटर नहीं पहुंच पाऊंगा, तो मैंने 60 किलोमीटर यात्रा का, बची हुई 60 किलोमीटर यात्रा का आनंद ही नहीं लिया। तो आप लोग क्या करिए मेरे प्यारे साथियों, जब भी आप पढ़ने बैठते हैं ना, तो दिमाग क्या लगाना है कि पहले देखिए कि मुझे चिंता किस वजह से हो रही है। आपको चिंता हो रही होती है जब एग्जाम सामने होता है और आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ होता है। तो उस सिलेबस में से बेटा आपको पता होता है कि आपको क्या नहीं आता, उसका इलाज ढूंढिए। इलाज क्या है, या तो वो याद हो जाएगा समय जो दिया हुआ है उसमें से, या नहीं होगा। तो सबसे पहले उसका हिसाब करिए कि भाई तू बैठ, तेरा हिसाब करता हूं मैं, अगर तू याद नहीं होगा तो चल तू साइड में हट जा, उसको सबसे पहले एलिमिनेट कर दो। और अब जो समय बचा है ना, उस समय में जो चीज सामने है उसे पढ़ के देखो, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। विद्यार्थियों एक बहुत बड़ी बात बताता हूं, आप 1 घंटे में 100 तथ्य पढ़ें, वहां ध्यान से सुनना, 1 घंटे में 100 तथ्य पढ़ें, और 100 तथ्य पढ़ने के बावजूद भी कितने याद रहेंगे इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन 1 घंटे में 80 तथ्य पढ़ें, 100 के मुकाबले, मैं उदाहरण ले रहा हूं, अगर 100 के मुकाबले 80 तथ्य पढ़े तो यह ज्यादा संभावना है कि आपको वो 80 ज्यादा अच्छे याद होंगे, क्योंकि आपने तुलनात्मक रूप से अब उसे समय ज्यादा दे दिया है। तो जो अच्छा विद्यार्थी होता है ना, वो अपने कहते हैं ना, आधी को छोड़ पूरी को धावे, ना पूरी पावे ना आधी पावे। तो आप लोग कभी भी इस तरह का विचार मत रखिए कि मुझे 100% करके जाना है। एग्जाम के लिए बात बता रहा हूं बेटा, ये एग्जाम में जहां पर आपका कॉन्फिडेंस हिले वहां पर उसे हटा दो, और जो बच गया उसको ढंग से कर लो, जीत आपकी है। ठीक है बेटा, तो ये तनाव प्रबंधन का मेरा नुस्खा है। फिर आप लोग इस तरह का अपन सेशन करते रहेंगे। एक्चुअली क्या है, इस तरह के सेशन में आप बताना, फिर मैं अगला सेशन फिर कभी करूंगा तो उसके अंदर भी अपन चर्चा करेंगे इस तरह की बातों में। ठीक है, चलिए अब एक सवाल जो पूछा गया था मैं आपको वो बताता हूं। ये बहुत अच्छा सवाल था मुझे जो लगा। तनाव प्रबंधन हो गया, 3 पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिए। अब एक चौथा पॉइंट लिखा है, 2 अलग अलग तैयारी, जैसे राजस्थान पटवार और रेलवे। अभी क्या हो रहा है, जो मेरे विद्यार्थी हैं ना, वो मुझसे 2 तरह की चीजें पढ़ रहे हैं। अभी आ रहा हूं सौरभ, सबके ऊपर आ रहा हूं। मैंने 6 पॉइंट टेलीग्राम पर डाल दिए थे जिनकी मैं चर्चा करूंगा, मैं उन पर आ रहा हूं। अब क्या है, मेरे विद्यार्थियों में बहुत बड़ी इशू बना हुआ है इस समय। भाई राजस्थान में पटवार और राजस्थान पुलिस की भर्ती आई हुई है, स्पेशली मेरे राजस्थानी साथियों को, और उनको क्या है, रेलवे की एनटीपीसी और ग्रुप डी की भी तैयारी करनी है। तो रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी तैयारी करनी है, और इधर पटवारी और राजस्थान पुलिस की तैयारी करनी है। अब उनके घर वाले जो है ना, उन पर प्रेशर बना रहे हैं कि बेटा देख ले, राजस्थान पुलिस पटवारी भी निकल गई है, ये नहीं छूटनी चाहिए। और बच्चे को क्या लग रहा है कि एनटीपीसी और ग्रुप डी भी रखी है, ये भी नहीं छूटना है। तो भैया हम क्या करें, वो बेचारा बच्चा क्या करे। आऊंगा भाई, है ना। देखिए मेरा सिस्टम मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, जितने भी साथी मुझे आज कमेंट लिख के भेज रहे हैं कि सर हमारा सॉल्यूशन बता दो, वो आप लोग क्या करिएगा, मैं आपको पोस्ट डाल रहूंगा, उस पोस्ट पर कमेंट करके बताते रहिएगा, ताकि मैं उनके ऊपर आंसर लेके आपके सामने आऊं। क्या होता है कि मैं रेगुलर ऑन द स्पॉट आंसर दूंगा तो मजा नहीं आया आपको। मैंने टेलीग्राम पर बता दिया, मैं आज 6 मुद्दों पर चर्चा करूंगा, उनसे चौथे मुद्दे पर मैं पहुंच चुका हूं। चौथा मुद्दा ही है ना ये, हाँ चौथा मुद्दा ये राजस्थान पटवार और पुलिस। तो कोई भी 2 एग्जाम, तो भैया देखिए ऐसी बात है, जब आप किन्हीं 2 डिफरेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे ना बच्चों, 2 डिफरेंट का मतलब है कि मान लीजिएगा कि आप एक तरफ तो पटवारी में भाग गए और एक तरफ राजस्थान, वो सॉरी एनटीपीसी में भाग गए।
तो भैया एक बात कहते हैं ना, दो नाव पर पांव रखने वाला कहीं का नहीं रहता। तो ऐसी स्थिति में आपकी हालत हो जाती है खराब। तो फिर सॉल्यूशन बचा कि सर सॉल्यूशन क्या है इसका? इसका सॉल्यूशन क्या है? पहले आप ये निर्धारित करिए कि आप उन्हीं दो एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं जिनका सिलेबस मैच करता है। फिर से समझिए, कई बार क्या होता है, आप अभी क्या कर रहे हैं, नॉर्थ और मतलब साउथ को मिलाने की बात कर रहे हैं। कैसे? राजस्थान पुलिस और पटवारी में आता है राजस्थान का करंट अफेयर, और एनटीपीसी और ग्रुप डी में जो आ रहा है करंट अफेयर छोड़िए, कोई भी नॉलेज भी जो जीके भी आ रहा है वो राजस्थान पुलिस पटवारी का आ रहा है ना? तो मेरे प्यारे साथियों, हाँ गोपाल किशन डाल देंगे बेटा, अभी डालेंगे बेटा, ठीक है? हाँ बिल्कुल डाल दूंगा गोपाल किशन, ठीक है? तो अब क्या होता है, दो एग्जाम एक साथ लेके मत चलो, मेरा विनम्र निवेदन है बच्चों। विनम्र निवेदन क्यों है? जब दो एग्जाम हम साथ लेके चल रहे होते हैं ना, तो असल में दिक्कत क्या होती है कि दो एग्जाम अगर एक जैसी तैयारी के हैं, जैसे राजस्थान पुलिस और पटवारी, ये एक जैसी तैयारी के हैं, इनमें थोड़ा बहुत मतलब ये पकड़ो 100 ग्राम का फर्क है, बाकी कंटेंट लगभग एक ही जैसा तैयार करना है। ऐसे ही ग्रुप डी और एनटीपीसी ये एक जैसे हैं। लेकिन अगर आप में से कोई विद्यार्थी ये समझदारी दिखाता है कि मुझे एनटीपीसी की भी तैयारी करनी है और पटवारी की भी करनी है, भैया कहीं के नहीं रहोगे, ठीक है ना? ऐसे क्या होता है, समटाइम्स मेरे कुछ विद्यार्थी ऐसे मुझे मिलते हैं कि सर हम यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं और हम स्टेट पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं। नहीं होती तैयारी ऐसे, वो गलत फहमी है, आपको लगता है कि तैयारी होती है, कतई नहीं होती। आप ना तो यूपीएससी के लायक बचते ना आरपीएससी के लायक बचते। एक एग्जाम जिसको अगर मान लीजिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी की कैटेगरी में ही वैसा ही कंटेंट आपका सीडीएस वाले भी पूछते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट वाला भी पूछते हैं, ईपीएफओ वाला भी पूछते हैं। तो उस तरह के एग्जाम की तैयारी कर लीजिए। अगर आप आरएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आरएएस की तैयारी के अंदर वैसा ही सिलेबस जिन एग्जाम्स में है उस एग्जाम की तैयारी कर लीजिए, लेकिन दो डिफरेंट पोल पर आप ध्यान मत दीजिए, ठीक है ना? विकास तिवारी, गुरुजी मैं कैसे तैयार करूं 12th के एग्जाम की, और मेरा एक्सीडेंट भी हो गया था, फिर भी तैयारी कर रहा हूं, बहुत दुखी हूं लाइफ में। विकास तिवारी, अगर आपका 12th में बेटा एक्सीडेंट हो गया था फिर भी आप तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप बहुत जुझारू हैं और आप अवश्य ही फल होंगे, ये मेरा आशीर्वाद है आपके लिए। तैयारी करते समय आप अपने टीचर के पास जाइए जिनसे आप पढ़े हैं और उनसे कहिए कि सर मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बता दो जिसमें से पेपर आने की पूरी संभावना होती है, ठीक है बेटा? तो वहां पर मेरे प्यारे साथियों उन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों को आप अपने टिक के हिसाब से जो सर लगाएं आपको उनको फोकस करने की कोशिश करो, आपका अवश्य काम बन जाएगा, ठीक है भाई? तो आप मेरी बात से सहमत हो गए हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार राइट यस और नो लिख के बता दो, जो मैंने अभी हाल कहा पटवारी और पुलिस वाली बात पर। एक बार यस और नो कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो भैया। सहमत हो गए हैं तो यस लिख दो ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं आपकी बात को कितना समझ पाया हूं। हाँ भाई, ठाकुर सुयांग सिंह को मेरी बात समझ में आ गई है? और कोई भी है जिसको मेरी बात, हाँ हम सब तो मुझे मिल रहे हैं। हाँ, अब ऑफलाइन ऑनलाइन पर भी आ रहा हूं, है ना बेटा? मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, यूपीएससी वालों के लिए कुछ बताएं। बिल्कुल संतोष, मैं आ रहा हूँ यूपीएससी की तैयारी के ऊपर भी बेटा। ओम प्रकाश, बिल्कुल यस जी सर, समझ में आ गया। हिमांशु, ओम प्रकाश धाकड़, सभी को मेरी बात बहुत अच्छा। ये भूषण गायकवाड़ को भी मेरी बात अच्छे समझ में आ गई, बहुत अच्छा। अब मैं एक और इंपॉर्टेंट बात पर आता हूँ, है ना? अभी आता हूँ। एक सवाल और मेरे साथियों ने लिखा था, मेरे टेलीग्राम चैनल है जीके भाई अंकित अवस्थी सर। बच्चों ये जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया हुआ है, जीके भाई अंकित अवस्थी सर, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है बच्चों। इस पर आप लोगों को ना मैं जो भी चीजें बताता हूं, जैसे आज भी मुझे जो बातें करनी थी वो मैंने सारी यहाँ पर डाली हुई हैं, ठीक है? चलिए अब एक बात और मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे एक क्वेश्चन और दिया था आप लोगों ने, मुझसे संबंधित था, और वो था एक मिनट, नाम भी है, हाँ, ये लक्ष्मण सिंह ने लिखा था। लक्ष्मण सिंह ने लिखा था कि सर आप ऑफलाइन तो नहीं पढ़ाते, और उन्होंने लिखा कि सर अगर आप ऑफलाइन पढ़ाएंगे तो बच्चों की लाइन लग जाएगी, है ना? ये कमेंट आप लोगों का था कि आप ऑफलाइन पढ़ाया करिए। लक्ष्मण सिंह, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप मेरे फेसबुक तक तो पहुंच ही गए हैं, आप मेरे पेज पर भी आ गए हैं, तो आप कृपया करके मेरी प्रोफाइल सर्च करिए। मैं 11 साल से ऑफलाइन पढ़ा रहा हूं। पढ़ाते हुए बहुत टाइम हो गया है ना? पहले मैंने आईआईटी जेईई वालों को पढ़ाया, आईएएस वालों को पढ़ाया, फिर एमएससी वालों को पढ़ाया। मैंने बंसल क्लास कोटा के अंदर सीनियर फैकल्टी का पद रखा हुआ है ना? मैं वहां से निकलने के बाद बच्चों, फिर मैं दिल्ली के अंदर नेट जेआरएफ की तैयारी करवाता था बच्चों को, ठीक है? केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है? और फिर नेट जेआरएफ जैम की तैयारी बहुत करवाता था, शायद आप में से कोई लाइव हो। फिर मैं एक कोचिंग है जोधपुर की, काफी फेमस है, उत्कर्ष क्लासेस, वहां मैं आईएएस के बच्चों को तैयारी करवाया करता था, ठीक है? और अभी मैं लोगों को तैयारी करवा रहा हूँ। बेसिकली क्या है बच्चों, मैंने क्या अभी महसूस किया इन दिनों में कि अभी क्या हो रहा है मेरे प्यारे साथियों, कि इन दिनों ना टीचर जो है वो पढ़ाना तो चाहता है, लेकिन वो ये भी चाहता है कि उसका जो लाभ है वो अधिकतम बच्चों को मिले।
तो अभी क्या होता है कि जैसे जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो होता क्या है कि जब मान लीजिए कि मुझे लगा कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो वो बहुत अच्छा ऑफलाइन जब हम पढ़ाते हैं तो बहुत कम बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से आज आप सोचो कि मुझसे भारत का 1 लाख बच्चा पढ़ता है रोजाना। आपको पता होगा ना कि आपके गुरुजी का जो शो आता है सुबह करंट अफेयर का, वो रोजाना 1 लाख बच्चे जो है वो मिनिमम उसको देखते हैं। आप सभी का प्यार, आप सबका सहयोग, आप सबकी वजह से वो सूचना जन जन तक पहुंची। आप सोच के बताओ कि भारत की ऐसी कौन सी कोचिंग है जिसमें 1 घंटे में बच्चे बैठ करके 1 लाख बच्चे एक साथ पढ़ सकें। हाँ, आप सोच के देखो कि जब हम पढ़ते हैं, बच्चों ध्यान करो कि अपन रोजाना सुबह पढ़ते हैं तो 12,000 13,000 बच्चे भी लाइव हो जाते हैं। 13,000 बच्चे लाइव होना, तो कॉमन सेंस लगाओ, क्या ये संभव है कि 13,000 बच्चों को मैं एक कमरे में बिठा के पढ़ा पाऊं? है ना? तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, इसलिए इंटरनेट मेरे लिए एक अच्छा विकल्प बन के आया और मैंने इंटरनेट के माध्यम से जो मैं बच्चों के लिए करना चाहता था वो मैंने आपके सामने ऑप्शन दिया, ठीक है ना। तो आप लोग उसी के माध्यम से मेरे प्यारे साथियों अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। तो मैं ऑफलाइन में क्यों नहीं पढ़ाता? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऑफलाइन के माध्यम से किसी क्षेत्र विशेष के बच्चों को ही पढ़ाऊंगा, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से मैं पूरे देश में, क्योंकि अब मुझसे पढ़ने वाले बच्चे बिहार से भी हैं। हाँ भाई, बिहार वाले हों तो यस यस करें, यहाँ पर लिखें यस। अगर कोई बिहार वाला हो तो यस कमेंट बॉक्स में लिख करके बताए। हाँ, तो बिहार वाले देखिए, ये विश्नोई जी हैं, ये बिहार से आ गए हैं। तो हाँ, अनुष्का, ये बेटा जो क्या है ना, पॉइंट क्या है कि मैं इतनी दूर तक अगर बच्चों को पढ़ा पा रहा हूं, तो बताइए क्या ये संभव था कि मैं ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन रह करके इन बच्चों को पढ़ाता? नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो इसलिए मेरा काम है कि बिल्कुल मिलेंगे श्रीकांत, आपसे भी अवश्य मिलेंगे, सब लोग अपन मिलेंगे। अपन, मैं एक्चुअली फेसबुक पेज पे आया इसलिए ताकि आप लोगों को एक वो ठिकाना पता रहे जहां मैं मिल सकता हूं, ठीक है। चलिए, अब एक क्वेश्चन और बचा, ऑफलाइन का हो गया। छठा क्वेश्चन बचा, सारे सब्जेक्ट एक साथ कैसे तैयार करें? आखिरी सवाल है कि सारे सब्जेक्ट एक साथ कैसे करें, है ना। हाँ, है ना। अब ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या होता है बच्चों, आप लोग पढ़ने बैठते हो ना, तो एक बहुत बड़ा डाउट सताता है। क्या सताता कि यार सर एक बात बताओ कि आपकी करंट अफेयर पढ़े, आपने जनरल साइंस पढ़ाई वो पढ़े, जीके पढ़े, सारे सब्जेक्ट एक साथ कैसे पढ़ें? तो फिर से मेरे प्यारे साथियों, आप लोग जब भी पढ़ें इतना सा ध्यान रखें कि सारे सब्जेक्ट एक ही दिन में पढ़ते समय आपका समय प्रबंधन उचित होना चाहिए। समय प्रबंधन उचित होने का मतलब है, जैसे मान लो आपके पेपर में 6 सब्जेक्ट आते हैं, तो 6 सब्जेक्ट अगर आते हैं ना, तो 3 के स्लॉट में मान लीजिए 3 सब्जेक्ट आज आपने पढ़े और 3 कल पढ़ने हैं आपको, ठीक है ना। 3 आज 3 कल ऐसा करके पढ़ लीजिए। अगर पेपर में सब्जेक्ट 6 की 6 आते हैं और अगर आप 1-1 घंटे भी उनको पढ़ सकते हैं तो उनको 1-1 दिन में पढ़ लीजिए। मैं क्या करता था पहले, मैं वो बता देता हूँ, आप में से शायद कई लोगों को वो समझ में ना आए, है ना। तो मैं आपको वो बताता हूँ कि मैं क्या करता था साथियों, मैं कोई भी सब्जेक्ट उठा करके उसके पीछे पढ़ता था, है ना। मतलब मान लीजिए मैंने उठाया, मान लीजिए हिस्ट्री उठाई, तो मैं हिस्ट्री के एक बार पीछे पढ़ा और वो एक बार में पीछे पढ़ करके 7 दिन में खत्म कर दिया, ठीक। 7 दिन में हिस्ट्री खत्म, 7 में ज्योग्राफी खत्म, 7 दिन में, ऐसे करके मैं खत्म करता हुआ चला गया। तो उससे क्या होता था कि मुझे ये कॉन्फिडेंस रहता था 1-2 महीने के अंदर कि मैंने 2 महीने में सारे सब्जेक्ट खत्म कर दिए। अब वो बात सही है कि वो हिस्ट्री आते आते लास्ट तक याद नहीं रहती थी, लेकिन मैं खुश फहमी में जीता था कि मुझे याद है ना। फिर मैं क्या करता था, अगला रिवीजन लेता था। अगला रिवीजन, देखो बच्चों, एक बार याद रखना, आप में से कई बात करते हैं कि सर हम भूल जाते हैं। बच्चों, याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप लोग कम से कम एक ही चीज को पेपर में जाने से पहले अगर 3 से 4 बार रिवीजन करके नहीं गए तो आपको पेपर में उसका कुछ फायदा नहीं होने वाला। पेपर में तभी उसका फायदा होगा जब आप उसका 3 से 4 रिवीजन करके जाएंगे। ये बात आप सत्य मानिएगा। तो 3 से 4 रिवीजन करने के लिए मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को क्या करना है, नंबर 1, आप उसको एक बार मेरी तरह करके देख लीजिए अगर जमता है तो, है ना। तो मैं यही करता था कि भाई एक बार उठाया और खींच के पढ़ दिया। फिर अगला रिवीजन जब करता था तो ये 7 दिन जो है ना, अब ये घट करके कितने रह जाते थे, 4 दिन। तो मैं 4 दिन में हिस्ट्री खत्म कर देता था। फिर जो तीसरा रिवीजन करता था ना, तो वो 2 दिन में मेरी मतलब हिस्ट्री पूरी रिवाइज हो जाती थी। तो उससे क्या हुआ, 7 दिन, 4 दिन, 3 दिन, तो इस तरह से सेगमेंट में ले आया। और अंत में जब मेरा एग्जाम नजदीक होता था तब मैं ऐसा करता था कि भाई एक दिन में 3-4 सब्जेक्ट उठा लिए या एक दिन में 2 सब्जेक्ट उठा लिए, ऐसे करके रेसिप्रोकेटली चलता रहता था। तो आप देख, अच्छा एक बात और मैं आपको बता देता हूं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं मेरे प्यारे साथियों, जैसे आपका मैथ हुआ, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मैथ हुआ, इस मैथ का निरंतर अभ्यास करिए अगर आपके पेपर में आती है तो वो, है ना। उसका रेगुलर अभ्यास करते चलिए, क्योंकि बिना अभ्यास के मैथ नंबर नहीं आते। एक बच्चे का सवाल था कि सर मैं जब पढ़ने बैठता हूं ना तो मेरे को आता सब है, लेकिन मैं पेपर में गया तो पेपर में जाने के बाद मुझे 100%, ये सवाल था किसी बच्चे का,
मैंने नाम भी लिखा था उनका, हाँ, दीपक मंगनानी। इन्होंने लिखा था कि बोले सर मैं जब पढ़ता हूं ना तो होता क्या है कि सर मैं पढ़ता तो हूं लेकिन सब कुछ आता भी है मुझे, लेकिन पेपर में करने जाता हूं तो 100 में से 50 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हुए, जबकि मेरे साथ होना चाहिए था कम से कम 100-150 क्वेश्चन, है ना। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आपको सवाल का पता है आंसर क्या है? आपको आता है लेकिन आपका अभ्यास नहीं है। आप उसका अभ्यास करिए, जितना हो सके अभ्यास करिए, बार बार निरंतर अभ्यास करिए, तब जाकर के आपको वो चीज कम समय में सीमित होगी। अभी क्या है, आप लोग समझते हैं फिर सॉल्व करते हैं, लेकिन जब आप खुद से पढ़ करके मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे, और इसका सबसे उपयुक्त तरीका होता है जो पढ़ लिया उसका रिवीजन करते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए, ठीक है ना। तो उससे आपका काम बन जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब मैं कुछ कमेंट वो भी ले लेता हूं जो बच्चों ने आज ही मुझे भेजे। जैसे एक एनवायरमेंट की क्लास लिख रहे हैं अमित यादव, बिल्कुल मैं क्लास लेकर के आऊंगा एनवायरमेंट, कुछ पूछा वो लेके आऊंगा, ठीक है ना। मैं भी आ रहा हूँ शर्मा जी, ठीक है। 300 लाइव थे, 10,000 लाइव होंगे आज, 300 लाइव थे कल, 1 लाख लाइव होंगे, आंसर कैसे दोगे? योगेश मेघवाल, बेटा आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। क्या होता है ना कि आज मैंने जो सवाल पूछे, आज जो आपने मतलब आंसर दी, मैंने आपसे इसीलिए पहले पोल करवाया था। मैं आप लोगों से कल ही मेरा वो डाल दिया था, मैंने नोटिफिकेशन डाल दिया था फेसबुक पे पेज पे कि आप जिन सवालों पर मुझसे चर्चा करना चाहते हैं उनको लिखें। तो देखिए, इतने कमेंट्स में से मुश्किल से 6 सवाल निकल के आए जो सबके सवाल थे। होता क्या है बेटा कि जब हम लोग जब घुसते हैं ना पढ़ाने के लिए, आप लोगों से पहले पूछते हैं कि बताइए आपको किन मुद्दों पर चाहिए कि मैं बोलूं, तो आपने उन बातों को लिख करके भेज दिया, तो मैंने उन्हीं मुद्दों के ऊपर बोला। अब जैसे आप बात करते हैं, है ना, बहुत बार मल्टीपल टाइम आप लोग इस तरह की बात पूछते हैं ना कि भाई सर आप इतने सारे बच्चों को कैसे सुन पाते हैं? क्योंकि मुझको पता है कि सबकी कॉमन समस्या है। मैं ये थोड़ी है कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं एनडीए सीडीएस की, मैं क्लास पढ़ा रहा हूं एसएससी की, ऐसे थोड़ी होता है। तो मैं आप लोगों को जो भी पढ़ा रहा होता हूं वो आपके ही एग्जाम से संबंधित होता है, तो सबका लगभग एक जैसा ही डाउट होता है, तो हम चीजों को अपने आप ही लेके हुए चलते हैं, ठीक है। अनुज द्विवेदी, बिल्कुल जी के क्लियर करेंगे। ठीक है बेटा, तो हम सब लोग ध्यान रखेंगे इस चीज का। आप सभी लोगों से आज बात करके बहुत अच्छा लगा। इस तरह से अपने कमेंट्स मुझे लिख करके देते रहा करिए, ताकि उस पर अगर कोई 30 किलोमीटर दूर आपकी वजह से तैयारी कर रहा हूं, चंदन यादव, बहुत बढ़िया बेटा, अवश्य ही अच्छा कर पाएंगे। आप इतनी दूर बैठ करके मुझसे पढ़ रहे हैं, ये मेरे लिए प्राउड की बात है बेटा, और आप अवश्य ही बहुत अच्छा करेंगे, है ना। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, मैंने प्रयास किया, आपको मैं इसी तरह से अपने टेलीग्राम चैनल पर, ग्रुप पर अपनी देता रहूंगा कि मैं किन चीजों पर बात कर जा रहा हूं, तो आप लोग उन पर जुड़ करके, अधिकतम संख्या में जुड़ करके उन चीजों को ज्वाइन करें और अपन। हाँ बेटा, विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। देखो बेटा, यूपीएससी की तैयारी करने से सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगती है, अगर आपकी जीके तैयार नहीं है, मतलब एनसीईआरटी तैयार नहीं है ना, तो आप तैयारी के बारे में दीजिए, तैयारी सोना छोड़ दीजिए, सबसे एनसीईआरटी फोकस करिए, फिर करंट तैयारी, ऑप्शनल साथ लेके चलिए, निरंतर अभ्यास करते रहिए। यूपीएससी का यही नुस्खा है। हाँ जी मुकेश जी, बुढ़ापा आ गया है, सही कह रहे हैं आप, आपसे मित्र साथ में हैं। चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से अपना प्यार स्नेह बना के रखिए, और हम अवश्य ही, हाँ भाई एक चीज और मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से अभी आप मुझे लाइव देख करके सुन रहे हैं, एग्जैक्टली अनअकैडमी पर भी आप मुझे ऐसे ही सुन के पढ़ते हैं। तो अनअकैडमी पर और कुछ नहीं, बिल्कुल हम ऐसे ही आमने सामने बैठ करके पढ़ रहे होते हैं। तो आप में से अगर कोई भी विद्यार्थी अनअकैडमी पर मेरी क्लासेस लेना चाहता है, क्योंकि बहुत समय से बच्चों की एक डिमांड आ रही थी कि सर अनअकैडमी पर आप कैसे पढ़ाते हैं, तो एग्जैक्टली ऐसे ही पढ़ाता हूं जैसे आप लोग बैठे हुए हैं इस समय, ठीक है ना। इतने ही आमने सामने बैठ करके प्यार से हम लोग पढ़ते हैं। और मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज करके आप मेरी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। आप इसको भी याद करते हैं बेटा, ठीक है ना। ये मेरा रेफरल कोड है, इसको यूज करके आप लोग मेरी क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं, अंकित10, ठीक है बेटा। होपफुली सभी साथियों को आज बहुत अच्छा लगा हो। मुझे फीडबैक कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा, ताकि हम लोग आगे चल करके इनके बारे में बात कर सकें। थैंक यू सो मच, आई एम साइनिंग ऑफ, टेक केयर, रेस्ट, बाय बाय, सी यू।